सोचो कि दुनिया में एक ऐसा बंदा है जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं और जब भी किसी को मुश्किल होती है सब इसी के पास भागते हैं पैसे मांगने के लिए। ये बंदा पैसे तो दे देता है लेकिन अपनी मर्जी की कंडीशंस के साथ, जैसे टैक्स बढ़ाओ, फ्यूल प्राइसेस बढ़ाओ, सब्सिडीज़ हटाओ। फिर एक टाइम आता है कि लोग इस सिस्टम से थक जाते हैं और सोचते हैं कि हर बार इसी बंदे की क्यों चले, हम अपना सिस्टम क्यों नहीं बना लेते। और इसी फ्रस्ट्रेशन से शुरू होता है ब्रिक्स। 2001 में इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने एक पेपर लिखा जिसमें उसने कहा कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना अगले 50 साल में दुनिया की इकोनॉमी बदल देंगे। फिर 2009 में ये चारों कंट्रीज़ एक फोरम में मिले। इन्होंने ये डिसाइड किया कि IMF और वर्ल्ड बैंक अमेरिका और यूरोप के कंट्रोल में, लेकिन अब टाइम आ गया है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ अपना एक ओन प्लेटफॉर्म बनाएं जिसके अंदर उनको हर दफ़ा अमेरिका या IMF की ना सुननी पड़े। 2010 में साउथ अफ्रीका ने भी इसको ज्वाइन कर लिया और इसका नाम बन गया ब्रिक्स, और साथ साथ और डेवलपिंग नेशंस भी इसका हिस्सा बनते रहे। ब्रिक्स का गोल सिंपल है, एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बने जहां डेवलपिंग कंट्रीज अपने इकॉनमी के फैसले खुद करें बिना अमेरिका या IMF की इंटरफेरेंस के। ब्रिक्स ने देखा कि अगर IMF या वर्ल्ड बैंक अमेरिका का टूल है तो हम अपना ओन सिस्टम बनाएंगे, और 2015 में इन्होंने स्टार्ट किया न्यू डेवलपमेंट बैंक। लेकिन इस बैंक का स्टाइल IMF से थोड़ा डिफरेंट है। जब IMF लोन्स देता है तो वो ये कंडीशन रखता है कि इस मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसी और टैक्स पॉलिसी हमारी मर्जी से रखी जाएगी, जबकि ब्रिक्स कहता है कि हम पैसे देंगे लेकिन तुम्हारे प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, ना कि तुम्हारे पॉलिसी में इंटरफेयर करने के लिए। इनके मेन फोकसेस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और डिजिटल डेवलपमेंट के ऊपर हैं। 2024 में इजिप्ट ने NDB से 1 बिलियन का लोन लिया अपने ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए, और 2024 के अंदर बांग्लादेश भी मेंबर बन गया। IMF का प्रोसेस थोड़ा शॉर्ट टर्म होता है। जब भी कोई कंट्री डिफ़ॉल्ट होने वाला होता है तो वो IMF के पास जाते हैं, IMF उनको लोन देता है, डिफ़ॉल्ट से बचाता है, और IMF कहता है कि अपनी पॉलिसीज़ हमारे मुताबिक ही सेट कर लो। NDB की पॉलिसी थोड़ी डिफरेंट है, वो कहते हैं कि हमसे आप पैसे ले लो, अपने प्रोजेक्ट्स बनाओ और अपनी इकॉनमी खुद चलाओ। एक और चीज़ ये है कि IMF के लोन्स US डॉलर्स के अंदर होते हैं, जबकि ब्रिक्स का प्लान है कि वो लोन्स लोकल करेंसीज या चाइनीज़ युआन की करेंसी के अंदर दिया करेंगे। इससे इनका अल्टीमेटली गोल ये है कि डॉलर पे जो डिपेंडेंसी है वो ग्लोबली कम होएगी। अब सवाल आता है कि इस सब में पाकिस्तान की क्या पोजीशन है। पाकिस्तान अभी ब्रिक्स का मेंबर नहीं है, लेकिन ब्रिक्स के काफ़ी मेंबर्स के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, मतलब फ्यूचर में हमारी एंट्री पॉसिबल है। सिर्फ एक मसला आ जाता है कि ब्रिक्स का मेंबर इंडिया भी है और ब्रिक्स के सारे डिसीजंस एक कंसेंसस के साथ होते हैं, तो इधर हमें देखना पड़ेगा। इसकी वजह से हमारी एंट्री में इश्यूज़ हो सकते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि क्या ब्रिक्स IMF को रिप्लेस कर सकता है। इन माई ओपिनियन फ़िलहाल तो नहीं। इस वक्त IMF के पास दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल नेटवर्क है। उनकी टोटल लोन पोर्टफोलियो $800 बिलियन से भी ज़्यादा है, जबकि NDB ने अभी तक सिर्फ अराउंड 33 या 35 बिलियन तक के लोन दिए हैं। लेकिन ब्रिक्स एक नया आइडिया है और एक नई सोच के डेवलपिंग वर्ल्ड भी अपना ओन फाइनेंशियल सिस्टम बना सकता है और एक दूसरे को सपोर्ट कर सकता है। अगर ब्रिक्स का यही मोमेंटम चलता रहा तो हो सकता है अगले 10 सालों में डेवलपिंग कंट्रीज IMF के बजाय NDB को प्रेफर करें। इस शिफ्ट का फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी अलायंसेज और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को यूज़ करें और ब्रिक्स का मेंबर बनने की कोशिश करें। तो ये थी आज की वीडियो ब्रिक्स के इंट्रोडक्शन की। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। अगर आपके पास कोई भी ब्रिक्स से या IMF से रिलेटेड सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।